नितिन नामदेव जी, लश्करी जी, पूनम पटवारी जी, राम ननवंशी जी और समस्त मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्ता, आप सभी का इस बैठक में स्वागत, अभिनंदन। यह जैसा मैं बताऊं, ये बैठक हमारे मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का जो प्रथम वर्ष रहा, उसकी 30 मई को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये बैठक आयोजित की गई है। इसमें ओबीसी वर्ग के समाज के प्रबुद्ध जनों और प्रमुख लोगों को जोड़कर उसमें हमारे मोदी जी के जो प्रथम वर्ष के कार्यकाल के जो ऐतिहासिक निर्णय रहे, जो सपने में भी हम सोच नहीं पा रहे थे, ऐसे निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। उनके बारे में हमारे वक्ता जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में उनको अवगत कराना है। इस बैठक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। धन्यवाद। राम जी भाई साहब जी, अभी अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी से उद्बोधन ले लेते हैं। नहीं, मेरा हाँ, आमिर ऐसा साहब, आग्रह है, मेरा ऐसा अध्यक्ष जी आग्रह आ है रहे हैं जी। मेरा ऐसा आग्रह है कि हम जिलाध्यक्ष जी से आभार करवा लेंगे और तब तक हमारे बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, तब तक हम उनसे आग्रह कर लें। पटेल भाई साहब आ गए हैं, कमल भाई साहब। तो वही बोल रहा हूँ, मंत्री जी से आग्रह कर लीजिए। दोगे ना, तुम बनवा लो ना, अभी बनवा लो, फिर मेरे को ये वाली आज स्टोरी करना है। हेलो कुंदन जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं माननीय हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और सभी हेलो, नितिन भाई मैनेज करो जरा आवाज। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, प्रणाम। अमर सिंह जी जी भाई साहब प्रणाम। आप सहित पूरी टीम का स्वागत। जी जी। मैं अब हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरदा से माननीय कमल पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें इस बैठक में। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। नर्मदे हर और जिंदगी भर मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पे रहे और आप सब कमल की तरह खिलते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कोरोना के संकट में जो शासन के निर्देश हैं उसका पालन स्वयं भी करें और सबको कराएं, ताकि आप सब स्वस्थ रहें और कमल की तरह खिलते रहें और कमल खिलाए। ऐसा काम करें कि हर घर में कमल खिले, सबका दिल जीते, विश्वास जीते और शासन की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। हमारे भारत के युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गांव आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा और देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना है और पूरे विश्व में भारत को सिरमौर बनाना है। तो हम सबको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी और जनता के लिए जो सरकार, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो जनहितैषी योजना है, जन कल्याण की योजना है, उनको आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता तक सीधा लाभ पहुंचे। कोई बिचौलिए बीच में डाका नहीं डाले, लूटे नहीं। जो पिछले 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने पूरा लूट लिया था, लेकिन हमारी सरकार को सुशासन देना है और जनता के जन कल्याण की जितनी भी योजना है वो जनता तक पहुंचाना है और उसके भाग बने आप सब। पिछड़े वर्ग के लिए भी प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत योजनाएं बनाई है, उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। मैं कृषक कल्याण और कृषि विकास मंत्री हूं। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और सपना है कि 2024 तक किसानों की आय दोगुना करना है और इसलिए उन्होंने बिचौलिए खत्म करने का निर्णय लिया है और उनकी मंशा के अनुसार, उनके संकल्प और सपने के अनुसार मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कृषि उपज मंडी में संशोधन किया है अधिनियम। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किया है और उसका लाभ ये होगा कि अब किसानों को मंडी में तो फसल बिकेगी ही, सहकारी समितियों के माध्यम से जो हम सोसाइटियों में गेहूं, चना, सरसों, मसूर या जो भी किसान की फसल है वो खरीदते हैं, भारत सरकार खरीदती है, वो भी चालू रहेगी। लेकिन अब किसान अपने खलियान से भी फसल बेच सकता है, किसान अपने घर से भी फसल बेच सकता है, अपने गोडाउन से भी फसल बेच सकता है और कोई भी, सिर्फ अभी तक ये नियम था कि मंडी में जो व्यापारी लाइसेंस लेते हैं
वो मंडी प्रांगण में खरीद सकते हैं, बाहर से नहीं खरीद सकते थे, अब बाहर से भी खरीद सकते हैं। अब ई ट्रेडिंग भी हो सकती है, और इसलिए किसान खुद अपने समूह बना रहे हैं। हम किसानों का समूह बना रहे, 10,000 किसान फसल उत्पादन समूह बनेंगे, और किसान उसमें खुद व्यापारी बनेंगे, उनको लाइसेंस देंगे ताकि वो सीधा निर्यात कर सके। और जो बिचौलिए 1 के 3 करते हैं, वो बिचौलिए खत्म होंगे, तो अब किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा, और किसान आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होंगे। अब गांव में जो हमारी प्रॉपर्टी है आबादी में या लगानी में, उस पे 1 रुपए का भी कोई लोन नहीं मिलता था, कोई जमानत में काम नहीं आता था, लिमिट नहीं मिलती थी। इसलिए गांव के लोग न तो व्यवसाय कर सकते थे, न व्यापार कर सकते थे, न मकान बनाने के लिए लोन मिलता था, न व्यवसाय करने के लिए लोन मिलता था, न दुकान के लिए लोन मिलता था, न लिमिट मिलती थी, न कोई उद्योग डाल सकते थे। लेकिन 24 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए हैं। इससे अपने गांव के प्लाट और मकानों की, गरीब आदमी की भी, झोपड़ी की भी मालिकाना हक देने का उनका सर्वे होगा ड्रोन कैमरे से। और जो जहां बसा है, रोड की जगह, सार्वजनिक जगह उपयोग की छोड़कर बाकी जमीन और मकान का वैल्यूएशन होगा कलेक्टर गाइडलाइन से, हर गांव की अलग अलग। और मान लो आपका मकान 1 लाख का प्लाट है आपका, या 5 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, या मकान आपका 1 लाख का हो, या 50 लाख का हो, या 5 लाख का हो, 1 करोड़ का है, उसकी वैल्यूएशन होगी, और उसके अनुसार पूरे गांव की वैल्यू मान लो 100 करोड़ की हो गई, तो आप 100 करोड़ का लोन ले सकते हो बैंक से। काय के लिए? वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, गोडाउन के लिए, प्याज के गोडाउन, और भी सब्सिडियां जो मिलेगी वो अभी तक गांव वालों को 1 रुपए नहीं मिलती थी, शहर वाले ही सक्षम थे, अब गांव वालों को भी मिलेगी। अब इसलिए गांव के विकास के द्वार खोल दिए मोदी जी ने, गांव के तकदीर और तस्वीर बदल दी है, दशा और दिशा बदलेगी। अब हम, हमारे किसान और मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बैंकों का लोन जो शहरी लोगों को मिलता था, प्रॉपर्टी की शहरी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, अब गांव की भी होगी। और इसलिए अब गांव आत्मनिर्भर होंगे, गांव सक्षम बनेंगे, और उसके कारण गांव, शहर में जो पलायन हो गया था, वापस लोग गांव में आएंगे। जो बाहर के लोग अभी चले गए थे, देश छोड़ के चले गए थे, या अपने गांव छोड़ के चले गए थे, उनको लोकल गांव में रोजगार मिलेगा। जब आप वेयर हाउस बनाएंगे तो आप फसल मजबूरी में बेचना पड़ता है सस्ती, जब फसल आती है तो भाव मंडी में ज्यादा फसल हो जाती है, तो पूर्ति ज्यादा हो जाती है, मांग कम होती है, तो भाव डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही व्यापारियों के पास जाती है और गोडाउन में, वेयर हाउस में हो जाता है, उसके बाद भाव 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ते हैं। तो बिचौलिए जो पैसा कमाते थे, वो मोदी जी ने बिचौलिए खत्म कर दिए हैं, हमने, सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने खत्म कर दिए। अब किसान खुद खेती भी करेगा, किसान व्यापारी भी बनेगा, किसान व्यवसायी भी बनेगा, किसान उद्योगपति भी बनेगा, किसान दुकान भी चलाएगा, और इस प्रकार किसान कृषि उपकरण भी बनाएगा, क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई है। और इसलिए सही मायने में भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है नरेंद्र मोदी जी ने, युग पुरुष प्रधानमंत्री जी ने, 24 अप्रैल 2020 को। और इसलिए अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। ये बात आप सब लोगों को मीडिया में बोलना चाहिए, ये बात जनता में बोलना चाहिए, ये बात आम जनता को भाषण देने के बोलना चाहिए। अगले साल से अभी हम एफपीओ बना रहे हैं, किसान उत्पादक समूह, और वो ही किसानों का माल खरीद लेंगे, गोडाउन में रखेंगे, गोडाउन बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। उनको 1,42,000 करोड़ कृषि के ऊपर पैकेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने। उस पैकेज के तहत पैसा आएगा, आपको गांव में लोन मिलेगा, 30% सब्सिडी वेयर हाउस पे है, पुरुष पर 35% महिला के ऊपर है। तो आपको 35 लाख की, मान लो 1 करोड़ का वेयर हाउस बनाते हैं, आपकी 4-5 किसान मिलकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो लोन में रख के, गारंटी में रख के लोन मिलेगा 33 लाख की, और 30 लाख की सब्सिडी मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज पे 50% की सब्सिडी है, वो आपको मिलेगी। डेयरी के लिए सब्सिडी है, वो आपको मिलेगी। और इस प्रकार गांव का किसान भी, जो आप सब किसान है पहले, बाद में पिछड़े वर्ग में है, और इसलिए आप सबको वो लाभ मिलेगा। और इसलिए गांव के लोग अब आत्मनिर्भर होंगे। और जो लुटते थे मंडी के अंदर या कहीं भी, व्यापारी जो कम भाव में खरीदता था, मजबूर था किसान, अभी तक 73 साल तक मजबूर था, मजबूर नहीं है, आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
और इसलिए आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, और आत्मनिर्भर गांव तो आत्मनिर्भर जिला, और आत्मनिर्भर जिला तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने तो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी में अपने देख रहा हूं कि भारत की होगी। तो अब 21वीं सदी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की होने जा रही है। उसमें आप हम सबका सहयोग रहे, तन मन धन और समय देकर हम काम करें, ताकि हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है कमल का फूल है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। इसी प्रकार हमारे किसी कार्यकर्ता नेता पर दाग न लगे। और कमल का फूल खुशहाली देता है, समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक और विकास का प्रतीक है। इसी प्रकार हम भी खुशहाली, समृद्धि और विकास इस प्रदेश में लेकर आए, देश में लेकर आए। अपने गांव को खुशहाल बनाए, अपने गांव को समृद्धशाली बनाए, अपने गांव का विकास करें। अपने गांव का विकास ही अपने देश का विकास है। मेरा गांव मेरा देश। एक योजना और शुरू कर रहे हैं हम हरदा जिले में, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना हमको शुरू करनी है। आप सबके माध्यम से हम उसको लगाएंगे ताकि गांव में एकता रहे, सब लोग सामाजिक रूप से एक रहे और एक परिवार के रूप में रहे, और गांव के अंदर शासन की सारी योजनाओं का लाभ से मिले। अभी हम किसान मित्र बना रहे हैं, 26,000 कृषक मित्र बनेंगे। हर 2 गांव पर एक कृषक मित्र रहेगा, उसको हम 1320 रुपए साल का देंगे, मानदेय सम्मान निधि। लेकिन वो उसको हम ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि शासन की कृषि विभाग की क्या क्या योजना है, उद्यान की विभाग की क्या क्या योजना है, पशुपालन की क्या क्या योजना है, डेयरी की क्या योजना है, किसान को ड्रिप सिस्टम लाना योजना क्या है, पूरी जानकारी देंगे। वो फिर गांव के अंदर जैसे अपन बात कर रहे हैं इस तरह से मीटिंग करके वो बताएगा, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले। आधुनिक खेती, जैविक खेती, गोपालन। जब मैं राजस्व मंत्री था तब मैंने एक कैबिनेट में विषय ले गया था कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो 23,000 गौशालाएं होना चाहिए। निःशुल्क कलेक्टर को अधिकार दे दिया था कि गोचर भूमि या छोटे घास में से 5 से 10 एकड़ जमीन हर गांव में एक गौशाला को दिया जाए पंचायत में। तो इस प्रकार 23,000 गौशालाएं खुलेगी। अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 4,000 गौशालाएं खोलने के लिए ग्रामीण पंचायत विभाग को निर्देश दे दिया। 4,000 गौशालाएं खुलेगी, और जिससे आने वाले समय में हम 23,000 ग्राम पंचायत में गौशालाएं खोल देंगे। हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला रहेगी, ताकि हमारे बूढ़े बैल, गाय जो असहाय है या जो दूध नहीं देते, जिनको डंडा मार के रोड पे छोड़ देते हैं और दुर्घटना में जाते हैं या कटने चले जाते हैं, वो सब अपना जीवन यापन कर सकेंगे और प्राकृतिक रूप से वो गौशाला होगी। गौ सेवा होगी तो गौमूत्र में गोबर मिलेगा, उससे देसी खाद मिलेगा, और देसी खाद होगा तो हमारी खेती उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और जैविक खेती की ओर हम आएंगे। क्योंकि पेस्टिसाइड से बीमारियों का अंबार लग गया है, और इसलिए जितना कम पेस्टिसाइड का उपयोग हो वो हमारे देश के हित में भी है, विदेशी पूंजी भी बचेगी और हमारी खेती की उर्वरा शक्ति भी बचेगी और हमारा जीवन भी बचेगा। नहीं तो आने वाले समय में इतना पेस्टिसाइड जल जाएगा कि हम जो खाएंगे अनाज वो जहर होगा, और जहर जब होगा उससे जो बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा लोग बीमार होंगे। इसलिए लोग बीमार ना हो, हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम सब स्वस्थ रहे। इसलिए जैविक खेती की ओर भी हमको आना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने प्रयास किया है कि हरदा जिले में हम जैविक विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बनाए, ताकि हरदा जिला और नर्मदापुरम संभाग पूरे हिंदुस्तान में जैविक खेती के लिए पहचाना जाए, और उसके अनुसार पूरा देश, क्योंकि हरदा हिंदुस्तान का हृदय है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान का हृदय हरदा है, तो हरदा की धड़कन, जब हृदय की धड़कन चलती है तो पूरा शरीर चलता है, तो पूरे भारत के लिए एक प्रेरणादायी हरदा बने। मां नर्मदा का नाभि स्थल है, उनका आशीर्वाद हमको मिले। हमने नर्मदा में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है, मशीनों पे पूरी तरह रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार की पॉकलैंड जैसी भी डंपर नर्मदा में नहीं जाएंगे, किसी भी नदी में नहीं जाएंगे। अगर कहीं जा रहे हैं, आप कार्यकर्ता है, आप जागरूक करें जाके गांव में, और बनाए और वीडियो बना के मुझ तक भेजे, मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, ताकि सुशासन, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन दिखे। ऐसा काम हमको करना है। पिछड़े वर्ग के लिए भी अनेक योजना है, उसके लिए भी हम आप कार्यकर्ताओं को सब ट्रेन करेंगे, आपको लिखित में भेजेंगे कि क्या क्या योजना है, कैसे लाभ मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पिछड़े वर्ग के बच्चे, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की है। लेकिन अगर कहीं संभागीय मुख्यालय पर प्रदेश में 4 बच्चे मिलकर
हॉस्टल में या नई जगह मिलती है, तो प्राइवेट कमरा भी लेते हैं किराया का, तो उनका किराया भी सरकार भरेगी। पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। पिछड़े वर्ग में कितने 54% लोग हैं, 100 में से 54 पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, इनको आगे लाना है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति नहीं लाएंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उससे जितने भी पिछड़े लोग हैं हमारे परिवार में, हमारे समाज में, उनको हमको आगे लाना है। दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। दीनदयाल जी कहते थे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पूजा करने जाओ, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं, लेकिन दरिद्र नारायण की सेवा कर ली तो उसके जो खुशी के आंसू निकलते हैं, वो जो दुआएं देता है, समझ लो ईश्वर ही साक्षात है, उसी का आशीर्वाद है। इसलिए हमको दरिद्र नारायण की सेवा करना है, और इसलिए मैंने एक संकल्प लिया है, उसको आप सबके सहयोग के और आपके विश्वास पे लिया है कि हरदा जिला पहला जिला होगा प्रदेश का या देश का, जहाँ एक भी भिखारी नहीं होगा। उनके लिए अपना घर बनाएंगे, उनको वहां रखेंगे और उनको भोजन, नाश्ता, पानी, चाय और कपड़े और हर प्रकार की उनको सुविधा दी जाएगी। तो अपने घर में उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम वृद्धाश्रम में हैं या किसी उसमें है, बल्कि लगेगा उनका खुद का घर है। उनके लिए टीवी, उनके लिए मनोरंजन के साधन, उनके लिए जब जन्मदिन मनाएंगे अपना तो उनके बीच में जाके मनाएंगे, ताकि उनको लगे कि हमारे भी परिवार है और हम अपने बच्चों के बीच में ही रह रहे हैं। इस प्रकार का एक आदर्श अपना घर, जिसमें जो भी भिखारी भीख मांगते हैं, पन्नियां बिनते हैं, या जिनको दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता वो भीख मांगते हैं, उनको भोजन दोनों टाइम सम्मान के साथ मिले। उसकी शुरुआत आदरणीय भाई साहब, माफी चाहूंगा, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे बीच में एक सूचना थी, इसलिए रोकना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा माननीय भगत सिंह जी पुष्पा उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आज की इस बैठक में। साथ ही हमारे मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर सांसद आदरणीय श्री शंकर लालवानी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी भाई साहब, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी, मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। आप सब को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे पास भी एक व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आया, उनसे भी चर्चा करना है। आप सबका एक बार पुनः स्वागत। और आप जो भी निर्णय लेंगे, शंकर लालवानी जी हमारे सांसद इंदौर से हैं, उनका भी स्वागत। मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। हमारे भगत सिंह जी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत ही जुझारू, कर्मठ और ऐसे पिछड़े वर्ग को अध्यक्ष मिले हैं। सौभाग्य है कि उन्होंने जिले जिले तक दौरा किया है, ब्लॉक ब्लॉक तक दौरा किया, बल्कि गांव में भी दौरा किया है। और चुनाव के समय भी सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की है तो हमारे भगत सिंह ने की है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम है। भगत सिंह का नाम लेते से हम तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह हमको याद आते हैं भारत माता को आजादी दिलाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। हमारा ये जो भगत सिंह है, युवा नेता है, मेरे भाई है और बहुत ही कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील है। इसलिए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। उनके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में, क्योंकि 100 में से 54% बहुमत का नेतृत्व वो करते हैं। जैसे किसान है हमारे 70%, इसी प्रकार किसान और पिछड़ा वर्ग एक ही है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग में है वो लगभग सभी किसान है और विशेष करके उद्यानिकी की खेती करते हैं, सबको सब्जियां उपलब्ध कराते हैं, अन्न उपलब्ध कराते हैं, दूध उपलब्ध कराते हैं। अन्नदाता है, जीवन दाता है। इसलिए आप सबको और पूरे सभी हमारे हरदा जिले के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष अमर सिंह सहित सभी हमारे पदाधिकारी, सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी प्रकार आप हमेशा कमल की तरह खिलते रहें और अपने घर आंगन को भी महकाते रहें और कमल का फूल भी खिलाते रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद राम भैया जी। धन्यवाद भाई साहब, आपके नेतृत्व में किसानों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम हुए, इसके लिए हरदा को और आपको याद किया जाता है। एक काम और बता रहा हूँ मैं, अभी बैठक लिए मैंने निर्देश दिए हैं, चने की खरीदी जो बंद कर दी थी 15 तारीख से वापस चालू करा दी हमने। मसूर खरीदेंगे हम लगातार, जब तक एक किसान का दाना दाना नहीं खरीद ले। धन्यवाद। बारिश हो रही है तो थोड़े रोक दिया, लेकिन खरीदेंगे। और धन्यवाद भाई। मूंग की फसल भी खरीदने का शुरू करा रहे हैं, ताकि समर्थन मूल्य से ऊपर। एक चीज और बताना चाहता हूँ, सरसों अपने यहाँ तो कम होता है, लेकिन चंबल ग्वालियर में बहुत होता है। जैसे गेहूं होता है अपने यहाँ, लेकिन एक व्यवस्था थी कि 25 कुंटल ही खरीद सकते थे एक किसान से एक दिन में,
इसलिए सरसों बाजार में मजबूरी में बेचना पड़ता था मंडी में, और व्यापारी भाव डाउन कर देते थे। हमने उसको अनलिमिटेड करा दिया कि अगर 1000 कुंटल किसान किए तो एक दिन में खरीदेंगे। उसका लाभ क्या हुआ बताना चाहता हूँ, उसका प्रचार करिए। जो 3200, 3000 और 3800, 3400 बिक रही थी सरसों, अनलिमिटेड करने से पूरी हमारी खरीदी केंद्र पे आ गई। आयल मिलें बंद हो गई। उसके बाद व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिया। 4500 से 5500 तक सरसों बिक रही है, समर्थन मूल्य से ऊपर। ये एक निर्णय जो भारत सरकार ने हमने परिवर्तन कराया। जो 25 कुंटल की सीमा थी उसको हटवा के अनलिमिटेड करा दिया। जितना पंजीयन किसान का, जितना उत्पादन किया उसने पंजीयन कराया, उतना पूरा एक दिन में भी खरीदे सरकार। तो उसका डीजल बचेगा, उसके टायर बचेंगे, उसकी मजदूरी बचेगी, और किसान को लाभकारी धंधा होगा। और उसके कारण व्यापारियों को मांग बढ़ गई, पूर्ति कम हो गई, मिलें बंद हो गई, तो उन्होंने समर्थन मूल्य से ऊपर रेट कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की है, तो हमने सिद्ध कर दिया, किसानों को लाभ देने का काम कराया है। समर्थन मूल्य से ऊपर सरसों बिकवा दी, जो समर्थन मूल्य से 1000, 1500 कम बिक रही थी। इसी प्रकार हम मूंग का जिस दिन हमने घोषणा की थी कि हम खरीदेंगे, उसी दिन 1000 रुपये पड़ गया था, दूसरे दिन फिर 1500, और फिर उसके बाद 7000 से ऊपर हो गई थी। लेकिन बीच में हम मूंग के भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके तारीख तय कर रहे हैं, पंजीयन शुरू करा रहे हैं, ताकि समर्थन मूल्य से ऊपर मूंग भी बिक जाए किसानों की। यही है सरकार का काम, संबल देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सरकार कर रही है। धन्यवाद 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 कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री। जिम्मेदारी आपकी है। जी जी भाई साहब, बिल्कुल हम लोग इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलकर सच कर लेते हैं, और हमारे साथ हम एक सच को 10 बार नहीं बोलते हैं। हमको भी एक सच को 100 बार बोलना पड़ेगा। और जब जाके कलयुग है, एक झूठ को 100 बार बोलने सच हो जाती, तो एक सच को 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, तब सच होगी। और इसलिए आप लोग जो है, सरकार जब एक काम को अच्छा करती है, उसको 100 बार माउथ पब्लिसिटी करिए, लिखित में और मीडिया में, व्हाट्सएप पर चलाइए। देखिए हरदा में और होशंगाबाद में भगत भाई जी हवा डे में हमारे यहाँ मैंने कोशिश किया था, लेकिन कमिश्नर ने रोक लगा दी थी कि लॉकडाउन है, इसमें नहीं सोच सकते पानी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, जब मैं मंत्री था, विधायक था, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, समझाया, और उन्होंने कहा कि 5 मिनट में बताता हूँ, लॉकडाउन है पहले तो। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया पानी। उससे 3000 करोड़ की मूंग हरदा और होशंगाबाद में हो गई। उसके कारण किसानों की जेब में 3000 करोड़ आएंगे। मजदूरों को रोजगार भी मिला 100 करोड़ का। खाद भी, दवाई की दुकान भी चली है। और अब किसान की जेब में पैसा होगा तो व्यापारी का व्यवसाय चलेगा, उद्योगपति का उद्योग चलेगा, और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो ये होती है रूटीन व्यवस्था। किसान आत्मनिर्भर तो देश आत्मनिर्भर। और हरदा और होशंगाबाद को 2 महीने के अंदर लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े उद्योग जहाँ बंद है, पान की दुकान तक बंद है, वहाँ किसानों को हमने 2 महीने में मूंग बुआकर, और 3000 करोड़ की मूंग, 82,000 हेक्टेयर में हरदा और 1,80,000 हेक्टेयर में होशंगाबाद में मूंग की फसल 2 महीने में हमने पैदा करवा दी। ये है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का चमत्कार। जी वैसा बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। आप मुख्यमंत्री जी को सब बधाई दीजिए, पत्र लिखिए कि आपने हमारे विधायक के कहने से, कमल पटेल जी के कहने से जो पानी छुड़वाया डैम में, उसका परिणाम ये है कि 2 माह के अंदर सैकड़ों करोड़ों रुपए तो मजदूरों को मजदूरी मिल गई, भूखे नहीं रहे। और अब उनको 40 दिन में, 60 दिन में 40-40 हजार रुपए एक परिवार को मिला, पति पत्नी को 20-20 हजार रुपए महीना। तो अब वो 1 साल तक लॉकडाउन में रहेगा तो भी घर बैठे 2 टाइम भोजन कर सकते हैं, अपने परिवार को 2 टाइम भोजन करा सकते हैं, भूखे नहीं रहेंगे। ये काम आपके माध्यम से हमने कराया है कहना मुख्यमंत्री जी, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन करेंगे। और आप हरदा आइए, आपको मूंग से तोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज। लश्करी बोल रहा हूँ। हेलो नितिन भाई, देखिए पीछे से क्या आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। हेलो कुंदन सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, हाँ कैसे हो? बस भाई साहब आशीर्वाद था आपका। बधाई बधाई बधाई, सबसे एक बार बात करा दो सब लोगों से। जी भाई साहब। भाई साहब अभी इस बैठक को कुमार जी आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। राम जी भाई साहब, जय श्री राम आपसे किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे। जी भाई साहब, राम राम, है ना? प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। विजय साकला जी। अरे भाई साहब मेरा नमस्कार स्वीकार कर लो, शील लश्करी का। ओ शील भाई, कर लिया शील जी, जय श्री महाकाल।
जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन नितिन भाई एक बार वापस से म्यूट कीजिए। जो सरकार तो अच्छा बैठक काम को कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है राजेश। बिल्कुल भाई साहब जी। शिराली प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। हाँ राजेश बढ़िया, कैसे प्रणाम हो? भाई साहब, एक आग्रह था मेरा। बोलो। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की इस बैठक में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। माननीय मंत्री जी से मैं सिराली नगर की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने सिराली को माननीय विधायक जी और आपके प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर परिषद बनाया था, जिसे कांग्रेस की सरकार ने पुनः पंचायत बनाया गया। ये विकास विरोधी लोग हैं, तो हम आपसे आग्रह करते हैं भाई साहब, वापस नगर पंचायत बना रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे हरदा जिले की ओर से आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण पूरे हरदा जिले को नहर मिली और आज हर किसान खुशहाल है। और हम व्यवसायियों के यहाँ आकर भी बहुत खुशी प्रसन्न करता है कि माननीय कमल पटेल जी के कारण पूरे हरदा जिले को गौरव मिला। और मूंग की फसल भी बहुत अच्छी हुई भाई साहब, 7 बोरे 8 बोरे पैदा हुई है और भाव भी ठीक है। मूंग भी समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, इसलिए 7,050 रुपए से कम अगर बिक रही तो मत बेचो। ये शिवराज जी के नेतृत्व में है, कमल पटेल कृषि मंत्री है, किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। 7,000 से ऊपर ही बिकवाएंगे आपकी मूंग। भाई साहब पूरा हरदा जिला आपका अभिनंदन करता है, आपको राजेश भाई बारिश हो रही है। राजेश भाई बैठक को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है। मूंग के भाव बढ़ेंगे, 7,000 से ऊपर बिकेगी, चिंता मत करना। जी जी भाई साहब, आपका आदेश है तो मैं बैठक को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। अब बढ़ाओ, अब मैं दूसरी बैठक करता हूँ। आप सबको नमस्कार। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आज की इस बैठक को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। हरदा जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाज के प्रमुखों की बैठक में अभी जिनका हमको मार्गदर्शन मिला, ऐसे हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के आन बान और शान, मध्य प्रदेश के कृषि के क्षेत्र में कल्याण करने वाले, किसानों के हित की और किसी प्रकार का उनका हित ना हो उसके लिए पूरा 24 घंटे मन, मस्तिष्क और शरीर लगाकर उनकी चिंता करने वाले, ऐसे हमारे सम्मानित कृषि मंत्री महोदय कमल पटेल जी। आज की इस बैठक में हमको जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, हरदा जिले के सभी समाज प्रमुख जनों का, तो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे इंदौर से सांसद श्री शंकर ललवानी जी, उपस्थित मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी संभाग के प्रभारीगण, पूनम चंद पटवारी जी प्रदेश के मीडिया प्रभारी, राम नंदवंशी जी प्रदेश के मंत्री जी, इनका हम संचालन सुन रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष, भोपाल संभाग के प्रभारी श्री राम निवास गुर्जर जी, मेरे प्रदेश के आईटी सह प्रभारी श्री राजेश कुशवाहा जी, प्रदेश के मंत्री श्री सी लश्करी जी। प्रदेश में लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम बैठकों को संचालित कर रहे हैं, ऐसे सभी मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण, कुंदन जी, नितिन जी, प्रतीक जी, राजेश जी, अमित चौधरी जी, संजय जी उपस्थित है। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबके आदरणीय और सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरदा जिले का संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो के भाव को जागृत करने वाले हमारे वरिष्ठ जिले के अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा जी, उपाध्यक्ष श्री देवी सिंह जी साकला जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार साकला जी, उपस्थित सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिले के महामंत्री, जिले के उपाध्यक्ष, जिले के मंत्री, जिले के कार्यालय मंत्री, आईटी सोशल मीडिया और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जैसा कि माननीय देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मजबूती देने का काम कर रहे हैं, पूरी एक धारा एक सूत्र में पूरा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगा हुआ है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के निर्देशन में जो तय हुआ था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है। तो प्रथम वर्ष जो पूर्ण हुआ है दूसरे कार्यकाल का, वो वाकई में हमारे जो उपलब्धियों से भरा हुआ है, इस देश और राष्ट्र के
में हम सबको गौरव दिलाने वाला वर्ष है। उसमें जो निर्णय हुए, चाहे फिर वो 370 के हो, ट्रिपल तलाक के हो, सीए वाला मामला हो, राम मंदिर का हो, ऐसे ढेर बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिनको लेकर, और आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम सबके बीच में हमारे प्रखर वक्ता इंदौर से सांसद श्री शंकर ललवानी जी उपस्थित हुए, जो हमारा सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो ऐसा हमने तय किया था कि उस में हम जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस समाज प्रमुखों की करेंगे। तो वो जो जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए आज सभी हरदा जिले का नेतृत्व करने वाले सभी समाज जनों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपको शुभकामना प्रेषित करते हैं। आप सभी समाज जनों आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो, आप सदा मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धान से परिपूर्ण रहें, ऐसी मंगल कामना है। और हमारे वक्ता श्री शंकर लालवानी जी अब हमारे बीच में हैं, तो उनके जो मुखाग्रबिंद से जो हमारे अमृत वचन के रूप में शब्द निकलने वाले हैं, मैं सभी समाज जनों से आग्रह करता हूं कि उनको अपने अंतःकरण में उतारते हुए हम जहां जिस वर्ग का हम नेतृत्व करते हैं उनके बीच में जाकर उस विचार को साझा करते हुए इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति की ओर लेकर जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूती देने का कार्य करेंगे। इन्हीं आशा और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय सांसद जी इंदौर की बैठक में होकर वापस आ गए हैं और हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज के प्रमुख वक्ता एवं इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे हरदा जिले की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय शंकर जी भाई साहब। धन्यवाद। नितिन भाई पीछे का म्यूट कर देना। प्रदेश अध्यक्ष जी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कमल जी है कि गए? कमल पटेल जी है कि गए? भाई साहब वो चले गए हैं, दूसरी बैठक में जाना था। सुना हमने लगभग। जी जी। हमारे हरदा के अध्यक्ष जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हम अभी कमल पटेल जी को सुन रहे थे, पर इस बीच में 5 मिनट के लिए हमारे इंदौर जिले की भी पिछड़ा वर्ग की बैठक चल रही थी, उसमें मेरे को शामिल होना था। तो मैं कमल पटेल जी की अंतिम क्षणों में मैं उधर चले गया और हमारे जो उज्जैन के पूर्व सांसद है उनसे प्रणाम करते हुए वापस मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों जगह रहूं, इंदौर में भी रहूं, और चूंकि हरदा का तो पार्टी का आदेश रहा, अध्यक्ष जी का आदेश रहा, तो हरदा में भी रहने का मौका मिला। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कमल पटेल जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें पूरा विषय बताया कि किस प्रकार हमारी केंद्र की सरकार, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हो गया, काम कर रही है। पर मैं बता दूं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है और ये जो वर्ष रहा है, यह वर्ष स्वर्णिम वर्ष रहेगा भारत के इतिहास में, क्योंकि इतने सारे विषयों पे इस बार निर्णय हुआ है जो कि इतिहास में ये वर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम सब नारा भी देते आ रहे हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये हम बहुत वर्षों से करते रहे। हाँ, एक पीढ़ी चले गई, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पार्टी में काम कर रही है, और इस पीढ़ी को काम करते करते ये नारा सुनते सुनते कई वर्ष हो गए। लेकिन यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कि इस नारे को चरितार्थ किया और धारा 370 हटाई। आप देखिए कि कितनी बड़ी ये बात है कि धारा 370 हटना, यानी जब ये लोकसभा और राज्यसभा विधेयक आया था तो हम सब बहुत सारे सांसदों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये एक सपना लगता था हमें कि हमारे होते हुए धारा 370 हटेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सबने मिलकर जो ये करा है धारा 370 हटाने का काम, बहुत बड़ा काम हुआ है। यही नहीं, बहुत वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि 3 तलाक को लेके हमारी पार्टी ने कई बार कहा है कि हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक, आजकल तो उस समय तो फोन पे, मोबाइल पे या 3 तलाक बोल दिया 3 तलाक हो जाता था, लेकिन हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि 3 तलाक को हम समाप्त करेंगे, और वचन पत्र में उन्होंने पूरा किया, 3 तलाक को हटाया। बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां के जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, उनके ऊपर जिस प्रकार से आजादी के बाद
जो अत्याचार हो रहा था, और वो वहां पर छोड़ के जब भारत आ रहे थे उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। आप देखिए जब आजादी मिली थी उस समय वहां के हमारे हिंदू जो थे वो 23% थे, और आज के समय हिंदू घट के 2% से भी कम रह गए। तो ये जो 21% जो हिंदू आबादी थी जो पाकिस्तान में थी वो कहाँ गई? या तो उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, या उनकी हत्या हो रही है, या फिर वो छोड़ के भारत आए। तो ऐसे नागरिक वर्षों से भारत में रह रहे थे, उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही थी, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, उनके बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहे थे, वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर रहे थे। तो केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ये निर्णय लिया और नागरिकता संशोधन बिल लेके आए। ये बहुत एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है उनके लिए, और इसके लिए हमने देखा किस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष ने आंदोलन चलाया, लेकिन हमारी सरकार न डगी, न उन्होंने निर्णय जो किया वो निर्णय लागू हुआ। एक बहुत वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, हमारा आस्था का विषय है, और वो है राम मंदिर। और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का मार्ग सशक्त हुआ, और हमारे रामलला जो एक तारपिन ताल एक छोटे से स्थान पर थे अब भव्य मंदिर में स्थापित हो गए। तो ये भी हमारे केंद्र सरकार की सूझबूझ के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया। पर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब ये निर्णय आया था उस समय आपने देखा होगा कि कहीं भी पूरे देश में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता द्वेष का दंगा कहीं नहीं हुआ। नहीं तो पहले कांग्रेस के समय में जरा सा कुछ होता था और सांप्रदायिक दंगे हो जाते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते थे, और देश में कई दिनों कर्फ्यू कई शहरों में लगा रहता था। लेकिन ये माननीय मोदी जी की, हमारी पार्टी की सूझबूझ है, राम मंदिर के निर्णय के आने के बाद भी कहीं कोई एक सुई भी नहीं गिरी, कुछ आवाज नहीं आई। तो ये एक सूझबूझ और इतना बड़ा निर्णय हो गया। अब रामलला हमारे भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान किस प्रकार कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से बार बार हमले करता था, और हमने देखा कश्मीर घाटी में कई हमले हुए। लेकिन इस बार जब ऐसा हमला हुआ तो उस समय हमारे केंद्र की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके वहां जाके आतंकवादियों के अड्डे पर हमला करके उनको मार गिराया। ये विश्व में हमें ऐसा लगता है दूसरी घटना है कि जो शक्तिशाली देश है उन्होंने एक करा और एक हमने करा, तो हम विश्व में दूसरे ऐसे देश है जिन्होंने वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने उन आतंकवादियों को मारा। तो इस प्रकार से बहुत सारे निर्णय हुए जिसमें माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के ही नहीं, हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जो माननीय प्रधानमंत्री देश नहीं विश्व के निर्णय, विश्व के नेता हो गए। और हमने देखा कि किस प्रकार अमेरिका में जब वो गए थे भारतीयों को संबोधित करने, तो वहां के राष्ट्रपति वहां उस कार्यक्रम में आए थे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राष्ट्रपति हमारे भारतीयों को हमारे प्रधानमंत्री के साथ वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित रहा। तो ये वही अमेरिका था जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको वीजा नहीं दिया था, लेकिन आज रेड कारपेट बिठा के एयरपोर्ट पे उनकी अगवानी करने आता है। ये नमस्ते ट्रम्प हमने देखा, होड़ी मोदी हमने देखा किस प्रकार से हुआ है। तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम जो हुए ये दर्शाते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है ये हमारे भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आपको बता दूं कि यूएई में मुस्लिम राष्ट्रों ने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा सम्मान दिया था, और ये सम्मान मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने दिया। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी बात है कि जो बात करते सांप्रदायिकता की, मुस्लिम राष्ट्रों के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जो सम्मान देता है वो माननीय मोदी जी को दिया है। इस वर्ष ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा। हमारे यहाँ जो 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों के जो चीफ रहते हैं वो रहते ही हैं, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को लेके बात बहुत वर्षों से आ रही थी कि कभी कोई ऐसा युद्ध की स्थिति आए या कुछ आए तो तीनों के बीच में एक सामंजस्य बनना चाहिए। तो इस बार केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और इसमें चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर बनाया है आर्मी का, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे केंद्र सरकार ने इस वर्ष की जो तीनों सेनाओं को मिला के करेगा। हमने देखा कि किसानों को लेके भी बहुत बात निकलती है। हमारे प्रदेश की सरकार ने किसानों को लेके, अभी कमल पटेल जी मुझे लगता है जितना बता रहे थे किसानों को लेके, बहुत सारी बातें उन्होंने किसानों को लेके कही है। केंद्र सरकार ने भी इसमें कुछ कहा है। केंद्र सरकार ने भी सम्मान निधि जो कि 6,000 रुपए मिलती है किसानों को वो दी है। पिछले कुछ दिनों में कहीं कहीं विलंब हुआ, वो इसलिए हुआ कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार को सूची नहीं भेजी, जिसके कारण किसानों के खातों में राशि जमा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने वो सूची दी, अब किसानों के खातों में 6,000 रुपए मिल रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री पेंशन योजना जो किसानों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए उनको मिलते हैं,
और ये भी एक केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो किसानों के लिए है। व्यापारियों के लिए भी केंद्र सरकार ने पेंशन योजना लागू की है, जो कि व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी है उनको केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजना जारी की गई है। एक माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना था कि जिस प्रकार अगर हमारा स्वस्थ समाज रहेगा, तो उन्होंने दो बातें कही थी कि एक तो स्वच्छ पानी होना चाहिए, और स्वच्छता तो उन्होंने नारा 4 साल पहले दिया था, और हमने देखा किस प्रकार देश स्वच्छ हुआ। उसके बाद उन्होंने नारा दिया स्वच्छ पानी का, और उन्होंने ये एक नारा जो लोकसभा में इस वर्ष दिया है वो ये दिया है कि हर घर में नल हो और हर नल में जल हो, शुद्ध जल हो। तो ये एक योजना लागू की गई है जो पूरे देश में चलेगी। आने वाले कुछ वर्षों में घर घर में नल रहेगा और उस नल में स्वच्छ जल रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने दिया है। इसके साथ ही हाल ही में हमने देखा होगा एक निर्णय और लिया है। जो राशन कार्ड बनता था वो हर एक शहर या प्रदेश का अलग अलग बनता था। केंद्र सरकार ने इस बार निर्णय लिया कि पूरे देश का राशन कार्ड एक ही बनेगा। अगर कोई मजदूर समझो यहाँ काम करता है तो वही राशन कार्ड अगर वो दूसरे गाँव में जाता है, प्रदेश में जाता है, तो वो राशन कार्ड वहां भी काम आएगा। तो इस प्रकार पूरे देश का एक राशन कार्ड बनाने की जो योजना थी वो हमारी सरकार ने ही की है। गरीबों के लिए आवास की बात करें तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके यहाँ भी बहुत सारे घर बने, ग्रामीण में घर बनी रहे, लेकिन इस बार हम केंद्र की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलग राशि रखी है कि ताकि मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को खुद का आवास मिल सके। गरीबों के काम करने की योजना को अगर हम देखें तो मनरेगा के माध्यम से इस बार 40,000 करोड़, हमारे जो कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 40,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ये खास करके उन मजदूरों के लिए जो कि गांव में काम करते हैं और ग्रामीण मजदूरी करते हैं, उनके लिए 40,000 करोड़ की योजना इस बार लेके आए हैं। इससे हमारे गरीब परिवार हैं जिनको कि अभी हमने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, खास करके कोरोना के दिनों में, उनको 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, ये हमारे गरीब परिवारों को मिला है। तो देश में 80 करोड़ परिवारों को इतना राशन हमारी केंद्र सरकार ने दिया है। 80 करोड़ लोगों को दिया है 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के लिए हमारी जो माताएं बहनें जो पहले लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाती थी, उनके लिए 8 करोड़ गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं हमारी मोदी सरकार ने। जहां तक महिलाओं की बात करें, महिला जो गरीब महिलाएं हैं उसके लिए जो पेंशन योजना थी 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने की दे चुके हैं 1,500 रुपए। ऐसी 20 करोड़ महिलाओं को पूरे देश में पेंशन योजना के माध्यम से सहायता केंद्र सरकार ने दी है। इसे यही नहीं, विकलांग हो या वरिष्ठ नागरिक हो, उनको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भी राशि मुहैया कराई गई है, और ये प्रति महीने के हिसाब से उनके खातों में जमा की जा रही है। हमने देखा होगा जिस प्रकार कोरोना का अभी महामारी फैली और कोरोना की महामारी में जिस प्रकार की स्थितियां रही, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही भाग लिया था, उन्होंने पूरे देश में इस प्रकार के मार्च के प्रथम सप्ताह में ही पूरे प्रोटोकॉल जारी कर दिए थे, एडवाइजरी जारी कर दी थी, गाइडलाइन जारी की गई थी। तो हमारे प्रदेश का थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने जो तैयारी कोरोना के लिए करनी थी उस समय नहीं कर पाया। हमारा जो इंदौर है, जो खुद एक ऐसे संक्रमण के घेरों में आ गया, जो हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं, उस हॉट स्पॉट जो रहा वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार के कारण रहा। उस समय जब हमारे केंद्र की सरकार ने पत्र जारी किया था, लेटर जारी किया था कि आपको ये तैयारी करनी है, तो उस समय हमारी जो प्रदेश की सरकार थी वो इंदौर में आईफा अवार्ड की तैयारी कर रही थी। ये आईफा अवार्ड वो है जहाँ हीरो और हीरोइन को अवार्ड दिया जाता है। हमारी केंद्र सरकार कह रही थी कि आप हॉस्पिटल ढूंढो, तो हमारी प्रदेश की सरकार इंदौर में ढूंढ रही थी कहाँ हम ये प्रोग्राम कराएं। हमारी केंद्र की सरकार बोली थी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट लगाओ, तो हमारी प्रदेश की सरकार इंदौर में देख रही थी कौन सा हीरो हीरोइन आएगा और कहाँ पर रुकेगा। तो ये जो विफलता रही कांग्रेस की सरकार, उसके आज हम इंदौर के वासी भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार बनी, उसी समय शपथ लेते से ही 1 घंटे बाद वल्लभ भवन जाके उन्होंने कोरोना को कंट्रोल रूम के रूप में परिवर्तित किया, और तब से धीरे धीरे अब हम अच्छी स्थिति में। लेकिन फिर भी हमने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे मजदूर, खास करके मुंबई और दिल्ली में हमने देखा, मुंबई में जो सरकार है वो हमारी सरकार नहीं, और दिल्ली में भी आप पार्टी की सरकार है, दोनों ने मिसमैनेजमेंट करते हुए मजदूरों के बीच में अफवाह फैला के जिस प्रकार का पलायन करा, वो स्थिति हमने सभी समाचार पत्रों में भी देखी और टीवी पे भी देखी। हमारे इंदौर से ही बहुत सारे मजदूर निकले, और उनके लिए जो भी प्रदेश सरकार ने, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो पूरी की पूरी व्यवस्था हमने इंदौर से भी की थी। और वहां सब जब मजदूर आए
उन्होंने बोला हम 2-2 दिन से महाराष्ट्र से निकले हैं तो हमें कुछ खाने को नहीं मिला, हमें कुछ पानी तक नहीं मिला। लेकिन जब मध्य प्रदेश में हम आए तो हमें भोजन भी मिला, पानी मिला, राशन भी मिला, दवाई भी मिली, जूते चप्पल और कपड़े भी मिले। तो ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया। मजदूरों को भेजने के लिए हमने देखा होगा किस प्रकार भीड़ लग रही थी रेलवे स्टेशन पे। 400 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई, लाखों मजदूरों को एक स्थान पे दूसरे स्थानों पर निःशुल्क भेजा गया है। कांग्रेस कभी कभी आरोप लगाती है कि किराया वसूल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमने निःशुल्क व्यवस्था की है मजदूरों की, और मजदूरों की निःशुल्क व्यवस्था में 85% जो राशि है किराए की वो केंद्र सरकार ने वहन की, और 15% राशि जो है हमारे राज्य सरकार ने वहन की है। तो इस प्रकार इस कोरोना में भी हमारी सरकार बहुत सारे काम करी। हमने देखा हुआ आर्थिक पक्ष जो है, इस दौरान आर्थिक पक्ष हम सब देख रहे हैं कि जब जिस प्रकार व्यापार व्यवसाय बंद है, लेकिन उस आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने के लिए माननीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। और ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है हो सकता है धीरे धीरे अभी हमें ध्यान में आएगा। छोटे छोटे उद्योग बनाना, एमएसएमई जो छोटे उद्योग है उनको मदद करना, उनको लोन देना, इस प्रकार के लाखों उद्योगों को लोन देकर, ताकि उद्योग चलेंगे तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो ये आर्थिक पक्ष हमारा सुधरेगा। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज माननीय मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। और उन्होंने एक नारा भी दिया है, लोकल से वोकल और लोकल से ग्लोबल। और इस नारे को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो अभी बात चल रही थी, जो हमारा अभियान भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये बात हमारे मोदी जी ने कही है कि अब हमें समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं। हाल ही में माननीय केंद्र सरकार ने हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार रहते हैं, जो फुटपाथ पे बैठते हैं, सब्जी लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, इनके लिए 10,000 रुपए का लोन की व्यवस्था की है। और ऐसे 50 लाख लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जब इंदौर आए थे तो इसका शुभारंभ उन्होंने किया था। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आदरणीय कमल पटेल जी ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच में लाई। पर एक बात बता दूं, कोरोना में हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक जब हम बीच में केंद्रीय टोली बैठी थी, उन्होंने सभी शहरों से जब आकलन किया तो मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में 19 करोड़ भोजन के पैकेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटे। उसमें पिछड़ा वर्ग के भी हैं। हमारे इंदौर में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। प्रदेश में भी हमारे पिछड़ा वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं वो तन मन धन से लगे हुए थे, बिना किसी भेदभाव से उन्होंने सेवा काम किया। तो पूरे देश में 19 करोड़ भोजन के पैकेट हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटे। 5 करोड़ मास्क हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटे, और 5 करोड़ राशन की सामग्री लगभग हमारी पार्टी के लोगों ने बांटी इस कोरोना के टाइम। पूरे इस कोरोना के लॉकडाउन में 8 लाख कार्यकर्ता जो थे वो इस काम में लगे हुए थे। तो ये जो वर्ष रहा है भली चुनौतीपूर्ण रहा है ये कोरोना के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं कि जो देश को सशक्त, एक स्वाभिमानी राष्ट्र, एक सशक्त एक स्वाभिमानी राष्ट्र के साथ साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र, इसको बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने और हमारे केंद्र की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे लगता है हम सब मिलकर उनके जो काम है वो जन जन तक पहुंचाएंगे, और इस राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। यही इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की इस मार्गदर्शन हेतु। मैं बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरदा के जिला अध्यक्ष मौजूद है क्या यहाँ पर? जी है। हाँ, राजकुमार जी तो हैं। उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करने की कृपा करें। सुन पा रहे हैं क्या? राजकुमार जी भाई साहब। उनका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कराओ। अनम्यूट वो खुद ही कर पाएंगे, उनकी तरफ से वो है। बोलो। राजकुमार जी भाई साहब। अच्छा, मैं एक जी मैं माननीय सांसद जी से एक निवेदन करना चाह रहा था कि इंदौर की बैठक में आपको याद किया जा रहा था, तो मैंने आपकी ओर से उनसे माफी मांग ली कि भाई साहब उस तरफ हैं और उनका उद्बोधन चल रहा है, तो वो बैठक समाप्त हो गई थी, इसलिए आपकी ओर से मैंने माफी मांग ली वहां पर। भाई साहब का आपका ऑडियो अनम्यूट है भाई साहब, ऑडियो अनम्यूट है भाई साहब।
ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ मैं कह अब रहा हो हूँ गया। ऐसे कोई विषय नहीं माफी का, क्योंकि कमल पटेल जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विषय प्रदेश सरकार का रखा था, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि प्रदेश सरकार के जो काम हो रहे हैं उसकी जानकारी मिल रही है। और मैं भी सुन रहा था, क्योंकि इंदौर की बैठक थी, इसलिए मुझे 5 मिनट वहां जाना जरूरी था, जिस क्षेत्र का सांसद हूँ उसमें भी रहना जरूरी था, तो मैं थोड़ी देर के लिए उधर जरूर गया था। लेकिन चूंकि पार्टी का आदेश इस बैठक में रहने का था, तो मैं वापस 5 मिनट बाद इस बैठक में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा हरदा वालों से मिलके, सभी हरदा वालों के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, और मुझे लगता है फिर कभी कोरोना खत्म हुआ तो फिर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब जी। मैं राम नंदवंशी जी सुन पा रहे हैं क्या? सांखला जी से बात नहीं हो पा रही ना, राजकुमार सांखला जी से। हो गया, राजकुमार चालू जी हो गया वैसे, उनका हाँ, माइक। चालू हो गया। तो सांखला जी आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट कर दीजिए। हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा जी, और हमारे बीच से बैठक में आवश्यक कार्य हेतु जा चुके माननीय श्री कमल पटेल जी, और सभी संभाग प्रदेश के पदाधिकारियों का, आप सभी समाज बंधुओं का, और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस बैठक को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।